हेलो बच्चों, कैसे हो? तो देखिए, आज अपन एक बार फिर कोलराउस का नियम लेके आए हैं और कोलराउस के नियम को अपन प्रैक्टिकली समझते हैं। प्रयोग के माध्यम से अपन बोल सकते हैं, डायग्राम से अपन समझेंगे। देखिए, जो कोलराउस का नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और इस पे एग्जाम में यानी कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और अब अपन जानते हैं कि जो हमारे एग्जाम्स का लेवल है वो धीरे धीरे हाई होने लगा है, तो इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो बात करेंगे अपन कोलराउस का नियम क्या है। तो समझिएगा, यहाँ पे कोलराउस का नियम अपने अभी देखने वाले हैं। और इसका नियम देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और देखिए अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि कोलराउस का नियम वास्तव में क्या होता है। तो कोलराउस के नियम को अपन एक ही डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि ये मान लीजिए मैंने कोई पात्र लिया है। इस पात्र में दो इलेक्ट्रोड रख दी मैंने, यहाँ पे पहली इलेक्ट्रोड ये रख दी है और जो दूसरी इलेक्ट्रोड है मैंने यहाँ पे यह रख दी है। ये दो इलेक्ट्रोड मैंने इसमें आप देख सकते हैं इसमें डीप कर दी है। इसमें इसके जो विद्युत अपघटन है इसमें अपने रख दी है और इसको अपने एक ही सुचालक तार के माध्यम से बाहर देखिए बैटरी के माध्यम से अपने इसको जोड़ दिया है। अब आप ध्यान से समझेंगे कि इसमें अपन विद्युत अपघट्य भरते हैं और विद्युत अपघट्य मान लेता हूं ए अक्ष और यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि वाई। देखिए, इस जो अपन ने विद्युत अपघट्य लिया है ये अपन ने इलेक्ट्रोलाइट लिया है विद्युत अपघट्य। और ये विद्युत अपघट्य आप जानते हैं कि ये परबल भी हो सकता है, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकता है, दुर्बल भी हो सकता है और प्रबल भी हो सकता है, ये आप जानते हैं। तो इस विद्युत अपघट्य के जो विलयन को मैं यहाँ पे देखिए भर देता हूं। ये मेरे पास विद्युत अपघट्य है एक्स और बी वाई। ये हमें पता नहीं कि प्रबल है या दुर्बल है, अपन इसमें भर दिया है। जैसे ही मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो अपन जानते हैं कि विद्युत अपघटन अपने क्रिया पड़ी है कि विद्युत की सहायता से कि यहाँ पे विद्युत अपघट्यों का टूटना या आयनों में वियोजित होना, उसको अपन विद्युत अपघटन कहते हैं। वो अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। जैसे मैं यहाँ पे करंट फ्लो करूंगा, धारा का प्रवाह करूंगा, तो आप देखेंगे कि ये जो विद्युत अपघट्य है ये किस में टूट जाएगा, ये यहाँ पे आयनों में टूट जाता है। ये प्लस आयन है और ये माइनस आयन है। अब आप इनको ध्यान से देखेंगे, देखिए प्रबल विद्युत अपघट्य होगा तो ये तुरंत ही टूट जाता है, यानी कि ये तुरंत ही जैसे अपन धारा प्रवाहित किया और ये तुरंत ही टूट गया। लेकिन यदि दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा तो अपन क्या करते हैं, इसको तनु करेंगे। अपन क्या करेंगे, इसको तनु। और तनु का मतलब क्या होता है, तनु का मतलब जिसमें जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो, अर्थात उसकी तनुता यानी कि पानी की मात्रा बहुत बहुत ज्यादा हो। जैसे मैं इसमें पानी मिलाता जा रहा हूँ, पानी मिलाता जा रहा हूँ, पानी इसमें मिलाता जा रहा हूँ, तो इसकी तनुता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ये दुर्बल भी होगा तो तनुता बढ़ाने से ये आयनों में आसानी से टूट जाएगा। अब आप इसको समझिए कि यहाँ पे ये जो आयन टूटे हैं, ये जो आयन हमारे पास बने हैं, ये जो धनायन है और ये ऋणायन है। जो ऋणायन वाला है वो अपने जानते हैं वो धनायन की तरफ गति करेगा, अर्थात ये हमारा विद्युत अपघटनी जो डायग्राम है विद्युत अपघटनी शेल का, जो ऋणायन है वो धनायन की तरफ गति करेगा। और धनायन अपन जानते हैं यहाँ पे कौन है, एनोड है। ये क्या है, ये धनायन है। और जो यहाँ पे ये सॉरी, और देखिए यहाँ पे जो धनायन आयन है वो ऋणायन इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा। तो इसको अपन ने क्या माना था, इसको अपन ने कैथोड माना था। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इसके विलयन में आयनों के माध्यम से चालकता दर्शाई जा रही है। इसके विलयन में आयनों के माध्यम से बच्चों चालकता का शो प्रदर्शन हो रहा है। अब ये जो दोनों आयन है, दोनों आयन एक दूसरे से स्वतंत्र है, यानी कि यहाँ पे ऋणायन की चालकता को धनायन डिस्टर्ब नहीं करता है और यहाँ पे ऋणायन जो धनायन की चालकता है उसको ऋणायन डिस्टर्ब नहीं करता है। मतलब दोनों आयन आपस में क्या है, स्वतंत्र। तो इसको स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस का नियम भी कहते हैं कि स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस का नियम के नाम से भी इसको जाना जाता है।
आपको पूछा जाता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वतंत्र वाला है, आपको ये पूछा जा रहा है बच्चों, क्या ये धनायन इस ऋणायन की चालकता को डिस्टर्ब करेगा क्या? अपन बोलेंगे नहीं करेगा। क्या ये ऋणायन धनायन की चालकता को डिस्टर्ब करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं? स्वतंत्र अभिगमन का नियम इसको कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे देखिएगा, इसकी डेफिनेशन है, देखिए मेरे पास ये विद्युत अपघट्यता ए अक्ष और बी वाई, जैसे इसके जो अपन तनु करके अपन धारा का प्रवाह करेंगे तो ये किस में टूट जाएगा? ये आयनों में टूट जाएगा, यानी कि ये ए प्लस धनायन है और यहाँ पे बी माइनस ये क्या है? ऋणायन है। और यहाँ पे जो अक्ष और वाई है वो इसकी इसकी संख्या को बता रहे हैं कि यहाँ पे धनायन कितने और ऋणायन कितने, ये आप आसानी से यहाँ पर समझ चुके हैं। अब इसकी आप डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन देखिए मैं लिखता हूं कि कोलराउस के नियम की अपने परिभाषा को यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं कि अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, क्योंकि अपन जानते हैं अनंत तनुता का मतलब क्या है। देखिए अनंत तनुता का मतलब यहाँ पे क्या है कि अपन मान लीजिए हमारे पास दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो ये आसानी से आयनों में नहीं टूटेंगे, और इसके लिए हमें पानी की मात्रा मिलानी पड़ेगी और अंततः अपन इसको अनंत पे लेके जाएंगे, इसको अनंत तनु कर देंगे, जिसके बाद में पानी और न पने मिला सके, अर्थात जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा तो उसके पूरे पूरे जो आयन है वो वियोजित हो जाए। तो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता, यहाँ पे देखिए तुल्यांकी की अपन बात करेंगे, तुल्यांकी चालकता, और तुल्यांकी चालकता अपने पीछे वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ लिया था। और ये अनंत क्या है? अनंत को अपन ने रिप्रेजेंट किया, और इक्यू का मतलब इक्विवेलेंट यानी कि तुल्यांकी चालकता उस विद्युत अपघट्य की अवयवी आयन, आयन अपन जानते हैं धनायन भी हो सकता है और ऋणायन भी होगा, अवयवी आयनों के योग के बराबर होती है। और यही क्या है? ये यहाँ पे जो इसकी कोलराउस के नियम की परिभाषा है। अब इसको आप यूं समझिए, देखिए ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो तुल्यांकी चालकता मैंने लिख दी है कि विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर, तो मैंने यहाँ पे अनंत का साइन लगा दिया है। और आगे क्या बोल रहा है कि इनकी तुल्यांकी चालकता उसके अवयवी आयन, यानी कि अपन विद्युत अपघट्य में धनायन भी होंगे और ऋणायन भी होंगे। तो इसके लिए मैं अप्लाई करता हूं कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो इसकी संयोजकता इसकी संख्या वो लिख देंगे, और ये क्या है? अनंत तनुता पर यहाँ पे धनायन की जो चालकता है, तुल्यांकी चालकता, और यहाँ पे अपन लिख देंगे कि अनंत तनुता पर ऋणायन की तुल्यांकी चालकता। और इसकी जगह आप एक अलग जो सिंबल है वो भी आप यूज में ले सकते हैं। देखिए कैसे, मैं इसकी जगह इस प्रकार कर देता हूं, ये आप समझेंगे कि यहाँ पे धनायन की जो संख्या है उसके बारे में रिप्रेजेंट कराइए, धनायन की संख्या, और ये यहाँ पे धनायन की तुल्यांकी चालकता है, और इसी तरह यहाँ पे जो ऋणायन की संख्या है और ये ऋणायन की तुल्यांकी चालकता को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो। देखिए मैं अभी आपको बताता हूं कि किस प्रकार इस फॉर्मूले को अपन लागू करेंगे, तो समझिएगा। ये क्या है? ये यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि अनंत तनुता, इनफिनिट डाइल्यूशन, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। और यहाँ पे ये जो है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो धनायन की संख्या, नंबर ऑफ केटाइंस, धनायन की संख्या है, और यहाँ पे ये क्या है, इसको आप देखिएगा
कि यहाँ पे धनायन की क्या है, चालकता, धनायन की ही चालकता है, कंडक्टिविटी ऑफ, और वो भी कौन सी चालकता है, वो भी बच्चों याद रखें तुल्यांक की चालकता होगी। इसके बाद में आप यहाँ पे देखिए, यह है हमारी ऋणायन की संख्या, ऋणायन की संख्या, नंबर ऑफ एनाइंस, और ये हो जाएगी हमारी ऋणायन की तुल्यांक की चालकता, ऋणायन की तुल्यांक की चालकता। तो इनको आप याद रखिए, और इसके बाद में अपन इसको अप्लाई करते हैं। तो देखिए अपन इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपन इसको किस प्रकार अप्लाई करेंगे। तो इसको समझिएगा, मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा देना चाहता हूं। यहाँ पे मान लेता हूं मैं एग्जांपल, मेरा NaCl है, NaCl है। तो इसमें अपन जैसे ही इसको तनु करेंगे, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये किस में टूट जाएगा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये धनायन में टूट जाएगा, यानी ये क्या है, धनायन है, और यहाँ पे ये ऋणायन है। तो ये जो आयन है वो तुल्यांक की चालकता प्रदर्शित करेंगे। तो इसको समझिए, हमारा ये जो विद्युत अपघट है, इसके लिए अपन यहाँ पे कोलराउस का नियम लागू करते हैं। तो समझिएगा, यहाँ पे मैं लगाता हूं कोलराउस का नियम, और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट अपन किसके लिए निकाल रहे हैं वो ध्यान से समझेंगे, अपन NaCl के लिए ये कोलराउस का नियम अपन लागू कर रहे हैं। तो इसके लिए धनायन यहाँ पे देखिए कौन है, धनायन ये है, सोडियम प्लस, और इसकी जो संख्या है वो देख सकते हैं आप कितनी है बच्चों, एक ही है। तो अपन इसके आगे एक लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए जो ऋणायन है उसकी संख्या भी कितनी है, एक ही है। तो इसके भी आगे अपन क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, देखिए ये क्या है, एक आप लिख दीजिए, क्योंकि इसकी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो धनायन है उसकी संख्या यहाँ पे एक है, और ये सोडियम प्लस, और इसके बाद में प्लस लगाएंगे, और जो ऋणायन है उसकी संख्या भी कितनी है बच्चों, एक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, Cl माइनस। तो इस प्रकार आप कोलराउस का नियम इसके लिए लागू कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए इसकी संख्या अलग अलग आ जाती है कि यहाँ पे सोडियम मान लीजिए 2 हो, या क्लोरीन मान लीजिए 3 हो, तो वो अपन कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो समझिएगा, यहाँ पे मैं बता रहा हूं, यहाँ पे आप इसको ध्यान पूर्वक समझेंगे। हाँ देखिएगा, यहाँ पे हमारा जो पहला एग्जाम्पल तो ये हो चुका है, और हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो देखिए ये हो जाएगा। मैं यहाँ पे MgCl2 के लिए, मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए कोलराउस का जो नियम है वो कैसे अपने अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जैसे अपन इसको तनु करेंगे तो ये आयनों में टूट जाएगा, Mg+2, और ये अपन जानते हैं कि जलीय विलयन में चालकता दर्शाते हैं। हमेशा याद रखिए, ये जो विद्युत अपघटनी चालक है वो जलीय विलयन में केवल और केवल विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में चालकता दर्शाएंगे, ठोस अवस्था में कभी भी चालकता नहीं दर्शाते। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं कि ठोस अवस्था में इनको आयन उपलब्ध ही नहीं होंगे, और आयन ही उपलब्ध नहीं होंगे तो ये चालकता ही नहीं दर्शाएंगे। और इसके बाद में देखिए, ये इस प्रकार टूटता है 2Cl-, और ये क्या है, एक्वस फॉर्म में। हमें बोला जाए कि इसके लिए कोलराउस का नियम लागू कीजिए। तो अपन देखिए लागू करते हैं। तो यहाँ पे ये अपन लागू कर रहे हैं, और किसके लिए लागू कर रहे हैं, MgCl2 के लिए अपन लागू कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, धनायन की तुल्यांक की चालकता, तो हमारे पास इसके आगे देखिए इसकी संख्या कितनी है, एक है, इसकी संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे अपने एक लिख देंगे, और ये अनंत तनुता पर धनायन की जो हमारे पास तुल्यांक की चालकता हो जाएगी, ये मैंने यहाँ पे इसको सीधा ही लिख देता हूं मैं, Mg+2, और उसके बाद में अपन प्लस लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इसकी संख्या कितनी है, 2 है, क्योंकि मैंने बोला था कि ऋणायन के पास में ऋणायन की संख्या होनी चाहिए, और धनायन के पास में धनायन की संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, उसके बाद में ये अनंत लगाएंगे आप, और Cl-। तो इस प्रकार आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिएगा, मैं एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूं। मेरे पास एग्जांपल जो तीसरा एग्जांपल ये है
मैं यहाँ पे लिखता हूं कि एल्यूमिनियम सल्फेट की मैं बात करता हूं, तो इसके बारे में अपन देखेंगे। तो ये देखिए कैसे टूटता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि 2Al+3, ये एक्वस फॉर्म में है। और उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये तो एक्वस फॉर्म में है हमारा। और आगे देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि 3SO4-2, ये सल्फेट में टूटता है। तो इसके लिए आपको बोला जा रहा है कि तुल्यांक की चालकता की गणना कीजिए। तो देखिए अपन तुल्यांक की चालकता की गणना अपन करते हैं यहाँ पे, बहुत ही आसान है, रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और कॉन्सेप्ट को आप लॉजिक को सीखेंगे तभी कैसा भी क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अपन लागू करते हैं, किसके लिए हमें निकालना है, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए। तो अपन लिख देंगे Al2SO4 का होल ट्राइस। और इसके लिए अपन अनंत तुल्यांक की चालकता की अपन गणना करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंपोर्टेंट बात, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि जो ये संख्या आ रही है धनायन की संख्या और जो ऋणायन की संख्या है, ये किस लिए लगाते हैं, ये अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए था। अभिक्रिया का जो आवेश है वो भी संतुलित हो जाए और उसकी जो संख्या है वो भी संतुलित हो जाए। तो यहाँ पे आप देखिए 2 तिया 6, तो प्लस की कितनी है 6, और 3 दूनी 6, तो माइनस की कितनी हो गई 6 हो गई। और यहाँ पे जो परमाणु है वो भी संतुलित हो गए। तो अभिक्रिया संतुलन का मतलब क्या है कि आवेश भी संतुलित हो जाए और जो परमाणु है वो भी संतुलित हो जाए। आप देखते हैं कि एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी आप देखते हैं एल्यूमिनियम परमाणु कितने हैं 2 है। तो इस आप इसको गलती मत करना, यहाँ पे देखिए ये जो 2 है और यहाँ पे कितने हैं 3 है। अब अपन पहले धनायन के लिए अनंत तुल्यांक की चालकता की अपन गणना करेंगे। तो देखिए इसके आगे कितना है 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूं। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि ये किसके लिए है, धनायन के लिए है। और उसके बाद में अपन प्लस लगाएंगे और इसके बाद में अपन ऋणायन के लिए लिखेंगे। और ऋणायन में यहाँ पे कितना है 3 है और ये क्या है सल्फेट है SO4-2। तो इस प्रकार आप यहाँ पर कोलराउस का नियम लागू कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं देखिए क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा देना चाहता हूं, समझिएगा। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं कि यहाँ पे मान लीजिए हमारी जो अनंत तनुता पर है सोडियम एसिटेट CH3COONA, इसकी जो तुल्यांक की चालकता में मानता हूं X1 मान लेता हूं। यहाँ पे जो इसकी यूनिट है वो आप लिख लेना कि ओम इनवर्स, और यहाँ पे ग्राम तुल्यांक इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर, वो आप देख लेना। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे अम्ल की जो तुल्यांक की चालकता लिखता हूँ HCl, इसकी तुल्यांक की चालकता H2 हो जाएगी। तो ये भी इसकी यूनिट आ जाएगी आगे। और इसके बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्षार के लिए NaOH, या मैं सॉल्ट के लिए लिख देता हूँ NaCl। तो इसके लिए कितनी हो जाएगी X3 हो जाएगी तुल्यांक की चालकता। और हमें क्या पूछ रहा है, हमें ये जो 3 वैल्यू दी गई है और हमें पूछा जा रहा है कि आप दुर्बल वैद्युत अपघट्य एसिटिक अम्ल की तुल्यांक की चालकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके पास है। अब देखिए अपन ये लगाएंगे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए किसके लिए हमें बोला जा रहा है, हमें बच्चों एसिडिक अम्ल के लिए हमें बोला जाता है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, देखिए एक तो हमें एसिटेट चाहिए, तो एसिटेट देगी किसमें, इसमें। तो अपन क्या करेंगे, इसका योग कर देंगे X1। और यहाँ पे देखिए तुल्यांक की चालकताओं का योग है, तुल्यांक की चालकताओं का योग है, क्योंकि यहाँ पे एसिटेट आयन के ऊपर एक ही अपन जानते हैं उसकी संख्या एक ही होती है। और अब देखिए दूसरा हमें क्या चाहिए, हमें H चाहिए, H की तुल्यांक की चालकता जो हाइड्रोजन आयन दर्शा रहा है उसकी तुल्यांक की चालकता। तो देखिए H हमें कहाँ मिलेगा, ये मिल गया सर, ये देखिए H है, तो इसकी तुल्यांक की चालकता आपको कितनी दी गई है X2 है। तो ये तो हमें तुल्यांक की चालकता एसिटिक अम्ल जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है इसकी मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, जो सोडियम है और क्या है जो Cl है,
सोडियम है Cl, यानी कि ये अपन ने नहीं किया, तो जो बाकी वाली ये बच गई है उसको आप क्या कर देंगे, उसको आप माइनस कर दीजिए। हमें तो सिर्फ इसकी पूछी है, हमें तो केवल इसकी पूछी है, हमें यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की नहीं पूछी है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास इसके जो अनंत तमता पर तुल्यांक की चालकता आ चुकी है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखिए हमें कई बार तुल्यांक की चालकता नहीं देता है और मोलर चालकता देता है। तो हमने तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता में संबंध अपन ने पढ़ा था। वो संबंध क्या था कि यहाँ पे देखिए जो तुल्यांक की चालकता थी वो मोलर चालकता अपन ने देखा था कि मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता में संबंध है। और इसमें किसका भाग लग रहा था, वो अपन लिख देते हैं कि संयोजकता कारक, संयोजकता कारक के धनायन अथवा ऋणायन के ऊपर उपस्थित कुल आवेश को बताता है। या तो आप धनायन पे देख लीजिए अथवा आप ऋणायन पे देख लीजिए, किसी भी एक पे देख लीजिए, वो ही क्या है, संयोजकता कारक। देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारा जो संयोजकता कारक है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वास्तव में जो अपन संयोजकता कारक है वो कैसे निकालते हैं। और ये संयोजकता कारक है हमें विलियन वाला टॉपिक है 12th में, वहीं पर भी हमें काम में आता है। तो देखिए वहां पे भी हमें काम में आता है कि नॉर्मलता बराबर अपन लिखते हैं कि मोलरता गुणा संयोजकता कारक। तो वहां पर भी इन दोनों के मध्य हमें संबंध देखने के लिए संयोजकता कारक की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपन संयोजकता कारक को हमें समझना पड़ेगा। देखिए अपन थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे इस डायग्राम को मैं मिटा देता हूं तो समझिएगा कि देखिए मेरे पास ये NaCl है, ये किस में टूटेगा, ये सोडियम आयन में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। तो आप देख सकते हैं कि या तो आप धनायन पे आवेश देख लीजिए या आप ऋणायन पे आवेश देख लीजिए। तो देखिए दोनों के ऊपर आवेश कितना है, एक है, तो अपन लिख देंगे संयोजकता कारक कितना है, एक। इसके बाद में मैं लिखता हूं कैल्शियम क्लोराइड का अपन अपघटन करेंगे। तो यहाँ पे कैल्शियम +2 और 2Cl -1, 2Cl माइनस। तो यहाँ पे आप देखते हैं किसी एक पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, क्योंकि इसका कितना 1 2 एकम 2, और यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, क्योंकि एक अपन जानते हैं 2 एकम 2। तो यहाँ पे कुल आवेश कितना है, प्रत्येक आयन के 2 है, तो संयोजकता कारक इसके लिए कितना हो गया, 2 हो गया। इसी तरह ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए ये किसमें टूटेगा, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम +3 और यहाँ पे 3 सल्फेट में टूटता है। तो देख लीजिए 3 दूनी 6 या 3 दूनी 6। तो अपन हमें पता चल चुका है कि संयोजकता कारक कितना है, यहाँ पे संयोजकता कारक 6 हमें प्राप्त हुआ है। या आपको ये दिया जाए कि सीरियम +3 इसमें जा रहा है, यहाँ पे सीरियम +2 में जा रहा है, मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ा है। तो इनके जो ऑक्सीकरण में आप अंतर देख लीजिए कि यहाँ पे देखिए अभिक्रिया के माध्यम से यदि आपको ये दिया जा रहा है तो इससे भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पे संयोजकता कारक कितना है या कितने इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए जा रहे हैं। तो वो भी आप देख लीजिए, देखिए +3 से +2 में गए, मतलब 1 का अंतर हुआ है। तो अंतर आप देख लीजिए, तो इसमें यहाँ पे संयोजकता कारक कितना हो जाएगा, एक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमें पता लगे चुका है। ये जो अभिक्रिया वाला क्वेश्चन है ये जनरली यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो देखिए ये हमारा था कोलराउस का नियम, और कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग बहुत सारे हैं। वो क्या होता है कि प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से अपन दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो तुल्यांक की चालकता है अनंत तनुता पर वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। और साथ ही देखिए इसके जो वियोजन की मात्रा है वो भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, जो सोल्यूबिलिटी है विलेयता वो भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो इसको आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और ये बोर्ड और कंपटीशन की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मिलते हैं अगली कक्षा में नई जोश तथा जुनून के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके।